हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने सिलेबस डिस्कस किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स का। थोड़ा सा पार्ट है जो हमने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जितना आपकी CUET के सिलेबस में है वो पार्ट है जो हमने सिलेबस का डिस्कस किया था। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, जो फर्स्ट हम टॉपिक करते हैं, फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपके सिलेबस के अंदर ये चीज़ दे रखी है, सिलेबस में आपका इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स दे रखा है, बट हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स से पहले ये जानना होगा कि ओरिजिनली इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमें क्या करना होगा। तो हमें पता है कि ह्यूमन ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, सोशल एनिमल। ओके, तो ह्यूमन जैसे एनिमल्स होते हैं वैसे ही ह्यूमन है, लेकिन वो सोशल एनिमल हैं। और ये सोशल एनिमल अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने वांट्स को सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। अब ये एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा, इस एक्टिविटीज़ में क्या होगा, एक्टिविटीज़ के अंदर है जो ये हो सकता है कि एक्टिविटीज़ में फर्स्ट एक्टिविटीज़ दैट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, सेकेंड एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, सेकेंड एक्टिविटी में कंजप्शन, कंजप्शन। थर्ड है allocation, okay, and next activity that is exchange of goods or services, goods and services। okay, सो यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इसका मतलब क्या है, गुड्स का प्रोडक्शन करना, इसका मतलब क्या है, कन्वर्ट कन्वर्ट इनपुट्स इनटू आउटपुट। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में कोई एक कमोडिटी है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव द टोमेटो, हमारे पास में टोमेटो है और टोमेटो से हमें सॉस बनाना है। तो यहाँ पर हमारा इनपुट क्या है, इनपुट क्या है, इनपुट इज अ टोमेटो एंड व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट इज द सॉस। तो सॉस यहाँ पर है जो हमारा क्या है, आउटपुट है। तो पहली एक्टिविटी दैट इज परफॉर्म बाय अ ह्यूमन फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स, इसने सॉस बनाया एंड सॉस को है जो आगे ये सेल करेगा। दूसरी एक्टिविटी है कि कोई भी कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन या फिर अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर यूटिलिटी गेन करने के लिए या अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ कमोडिटीज़ को वो परचेज करता है एंड पे फॉर कमोडिटीज पे फॉर कमोडिटीज एंड परचेज इट। मतलब कि वो कुछ कमोडिटीज हैं उसका पेमेंट करता है। कमोडिटीज मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ बोथ। तो वो कुछ कमोडिटीज के लिए पे करेगा और पे करके उस कमोडिटीज को परचेज कर लेगा और परचेज करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करेगा। उस कमोडिटीज में उसके लिए यूटिलिटी है। तो वी विल डिस्कस इन कंज्यूमर बिहेवियर, बट यहाँ पर कंजप्शन का मतलब है जो मैंने आपको बता दिया। एंड देन अलोकेशन दैट इज अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर अलोकेशन मतलब कि जो भी आपके पास में रिसोर्सेज है उसका अलोकेशन कैसे करें। एंड देन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज मीन्स बाय एंड सेल ऑफ कमोडिटीज। ओके, तो गुड्स को परचेज करना एंड सेल करना, ये है जो आपकी एक्टिविटीज क्या है, ये एक्टिविटीज है जो गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है। तो मतलब कि पहले टाइम से, हम एंशियंट टाइम से देखें तो उस टाइम से ये इकोनॉमिक्स आ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी कंट्रीज, हमारा वर्ल्ड डेवलप हुआ,
वैसे वैसे हमारा सोसाइटी है जो पहले से ज़्यादा एडवांस होता गया। मतलब कि जैसे ही उन्होंने एक डेवलपमेंट का एक स्टेप है जो क्रॉस किया, तो उसका लेवल और प्रीवियस सोसाइटी का या फिर जो उससे पहले की सोसाइटी थी उसके बीच में है जो उनके सोशल स्टेटस और करंट सोशल स्टेटस में बहुत सारा डिफरेंसेस आया। और ये डिफरेंसेस इसलिए आया क्योंकि ह्यूमन बींग अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। एंड दीज मेजरली दीज एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन मीन convert the inputs into output, and consumption means purchase commodities and pay for it, for satisfaction of his her wants, and allocation distribution of resources among producers, and exchange of goods, it means buying and selling of commodities. Okay, तो ये है जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं। इस एक्टिविटीज़ के आसपास ही नियर बाई हमारा इकोनॉमिक्स डेवलप हुआ। और इकोनॉमिक्स कैसे डेवलप हुआ एंड मॉडर्न इकोनॉमिक्स है जो पहले से किस टाइप से अलग हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। देन नाउ कम टू द पॉइंट ऑन ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स। Origin of economics. Okay, so you know who has the father of economics? Adam Smith, who was the first economist, developed economics as a science of economics. Okay, as a modern economics. तो आपको पता है कि एडम स्मिथ ने करंटली जो हमारा जो करंट इकोनॉमिक्स है या फिर हमारे पास में जो आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स और साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स, और वी कैन से इकोनॉमिक साइंस, that is popular after the publication of a book, publication of Adam Smith's book, An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Okay, this book was published in 1776. After the publication of this book, the economics popular as economic science. Okay, economic science, or we can say economics. तो हमें पता है कि अराउंड 19th सेंचुरी, earlier of the century, earlier 19th century, political economy become economics. Okay, political economy become economics. तो हमें पता है कि 19th सेंचुरी, या फिर हम ये कहें कि जो एडम स्मिथ से पहले, जब एडम स्मिथ का बर्थ हुआ था, द इकोनॉमिक्स दैट वाज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। ओके, मतलब कि एडम स्मिथ का जब जन्म हुआ था उस टाइम इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी बोला जाता था। और जैसे ही 1776 के अंदर एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये बुक है जो पब्लिश हुई, इस बुक के बाद में है जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट है जो स्टार्ट होता है। और पॉलिटिकल इकोनॉमी से ये है जो आपका क्या बन जाता है, इकोनॉमिक्स बन जाता है। तो यहाँ से इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट है जो स्टार्ट होता है। तो फर्दर हम इसके आगे कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली, जो इकोनॉमिक्स वर्ड है, उस इकोनॉमिक्स वर्ड का मीनिंग क्या है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। द वर्ड इकोनॉमिक्स
is the combination of two Greek words. Two combination of two Greek word. Okay, what are these words? First, that is oiko, and second word that is nomos. इसका मीनिंग होता है, oiko means a house, nomos means to manage. Okay, तो इकोनॉमिक्स इन दो वर्ड से मिलकर बना है, ओइको एंड नोमोस. ओइको मीन्स a house and nomos means to manage. Then what is the meaning of oikonomos? Management of a house with limited available funds. ओके, तो यहाँ पर ओइकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, या फिर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस विथ लिमिटेड अवेलेबल फंड्स. मतलब कि किसी कोई भी हाउस है उसका मैनेजमेंट किस तरीके से हो जब उनके पास में है जो रिसोर्सेस लिमिटेड हो, उनके पास में है जो फंड्स लिमिटेड हो उस केस में, और उस फंड्स के है जो बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस भी हों, उसके क्या हो, अल्टरनेटिव यूजेस भी हो, इस केस में है जो हमारे सामने ये प्रॉब्लम आती है. तो बेसिकली इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, एंड प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी इज द कॉज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. देन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग की अगर बात करें तो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग के अंदर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंसिडर करते हैं, एंड जब एग्रीगेट डिसीजन मेकिंग हो, मतलब कि हमें एग्रीगेट्स के बारे में डिसीजन बनाने हो, देन वी विल कंसिडर ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, सो यहाँ पर ये बेसिक बातें थी, मैंने आपको है जो बेसिक जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए. अब हम इसकी डेफिनेशंस को देखेंगे. देयर आर वेरियस डेफिनेशंस इकोनॉमिक्स, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स. there are there are 5 types of definitions: wealth oriented definition. This definition was given by Adam Smith, classical economist Adam Smith, Jean Baptiste, Say, and Walker. Okay, these three economists and other also define this, but these major economists who gave the definition of economics related to wealth, to the wealth. So how Adam Smith define economics as economics is the science of wealth. As Adam Smith defined as economics is the science of wealth. Okay,
मैं आगे वाली डेफिनेशंस है जो पूरी नहीं लिखूंगा। तो हु gave the definition related to wealth? Adam Smith is the correct answer, and JBC also supported this. And next definition, which is related to welfare oriented definition. Welfare oriented definition was given by Professor Alfred Marshall, Professor A.C. Pigou, and J.S. Mill. Okay, J.S. Mill, who explained that the objective of economics is not analyze the nature and scope of wealth only. Okay, objective of economics is not analyze the nature and scope of only wealth. मतलब कि इकोनॉमिक्स का मतलब यह नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ वेल्थ से कनेक्टेड हो, वेल्थ के बारे में ही क्लियरेंस दे, वेल्थ के नेचर को एक्सप्लेन करे और उसके स्कोप को कवर करे। इनसे आगे बढ़कर है जो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल एंड प्रोफेसर ए.सी. पिगू एंड प्रोफेसर जे.एस. मिल, इन्होंने इकोनॉमिक्स को वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया। और वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करते हुए इन्होंने एक चीज़ बताई है, एक अपनी डेफिनेशन है जो इन्होंने दी। वो डेफिनेशन यहाँ पर है जो मैं नहीं लिखूँगा। आप डेफिनेशन अपनी जो भी बुक्स हैं उसमें आप देख सकते हो, आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। बट इतना ध्यान रखना कि हु गिव द वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन, देन प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ए.सी. पिगू एंड जे.एस. मिल. These economists give the definition, welfare centric definition. Okay, and the next definition that is related to scarcity centric scarcity oriented definition, that is very popular or very or widely acceptable definition. That definition was given by Professor Lionel Robbins. According to Professor Robbins, economics is the studies of human behavior with the relation between ends, that is known as human wants and scarce resources that have alternative uses. Okay, ऐसे रिसोर्सेज जिनका अल्टरनेटिव यूज है लेकिन वो स्केर्स हैं, उसके बीच में और ह्यूमन बॉन्ड्स के बीच में जो रिलेशन है उसके साथ साथ ह्यूमन बिहेवियर को है जो स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है. नेक्स्ट डेफिनेशन that is related to
wantlessness. This definition was given by Professor J.K. Mehta, इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, इसका ध्यान रखना, प्रोफेसर जे.के. मेहता। अब इन्होंने इसको वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से अलग तरीके से डिफाइन किया, क्योंकि जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में है वहाँ पर वेल्थ वेलफेयर को देखा जाता है, लेकिन इसको इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, क्योंकि इंडियन कल्चर के अंदर, वेस्टर्न के अंदर है जो ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग्स पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन इंडियन कल्चर में, एज पर द इंडियन कल्चर, यहाँ पर हम अपनी नीड्स को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि एक वांटलेसनेस की स्टेट आती है, वांटलेसनेस का एक फेज आता है, उसमें अपने आप को रख के है जो हम फुली सेटिस्फाई महसूस करते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन है जो पुरानी है, पहले दी गई है। आज हालांकि ऐसा नहीं है, कोई भी वांटलेसनेस नहीं होना चाहता है और इस सिचुएशन और इस स्टेट को है जो प्राप्त नहीं करना चाहता है, लेकिन पहले है जो हमारा ये कल्चर था हमारा ऐसा, तो उस हिसाब से इस डेफिनेशन को परफेक्टली दिया गया। एंड नेक्स्ट डेफिनेशन ई, that is related to development oriented definition. That definition was given by Professor Samuelson. Okay, and Professor Samuelson ने इकोनॉमिक्स को क्या कहा था? Economics is the queen of social science. Economics is the queen of social science. Okay, economics is the queen of social science. क्वीन ऑफ सोशल साइंस। ओके, ये 5 टाइप के डेफिनेशन हैं, ये डेफिनेशंस है जो यहाँ पर दी गई थी, जो आपको इससे पूछा जा सकता है कि ये डेफिनेशंस हैं जो कौन कौन से ऑथर से रिलेटेड हैं या फिर कौन कौन से इकोनॉमिस्ट से रिलेटेड हैं। अब हमारे पास में जो हमने ऊपर पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, तो उस क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। हु गेव द वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन? वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन है जो किसने दी थी? क्या अल्फ्रेड मार्शल हैं या फिर सैमुअल्सन हैं, एडम स्मिथ हैं और रॉबिन्स हैं? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर रॉबिन्स गेव द डेफिनेशन रिलेटेड टू स्कैरसिटी, प्रोफेसर सैमुअल्सन gave the definition related to development, and Professor Marshall gave the definition related to welfare, and Professor Adam Smith who gave the definition regarding wealth. Then what is the correct answer? Correct answer is Adam Smith. Okay, and next question is, who gave welfare centered definition of economics? And here J.K. Mehta, वांटलेसनेस, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग इन्होंने डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को। रॉबिन्स स्कैसिटी, मतलब कि दोनों डेफिनेशन एक स्कैसिटी से रिलेटेड है, दूसरा है जो वांटलेसनेस से रिलेटेड है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। एंड देन रिमेन द प्रोफेसर A.C. Pigou, दैट इज द करेक्ट आंसर। प्रोफेसर पिगू इज द करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर पिगू इसका है जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, द डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर is related to
that is not related to wealth centered, not related to economic development centered definition, and not related to the scarcity, then correct answer is the welfare related definition. Okay, and next one is to which definition the effort to establish the relation of unlimited bonds and limited resources, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि प्रोफेसर रॉबिन gave the definition related to scarcity, and under this scarcity economics studies the behavior, human behavior and relation between ends, that means human that means human wants, and here another thing is scarce resources. Okay, and what is the mean of scarce resources? Meaning of scarce resources means demand for particular resources is greater than the supply, that is scarce resources. The definition है that is related to scarcity. And next question is who wrote the Nature and Causes of Wealth of Nations? नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस है जो किसने लिखा था, तो यहाँ पर नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस रिटन एंड पब्लिश बाय प्रोफेसर एडम स्मिथ. ओके, तो ये है जो आपके क्वेश्चंस थे. नीचे वाले दोनों क्वेश्चन, दीज बोथ क्वेश्चंस आर related to the classification of economics, classification which is microeconomics and macroeconomics. Okay, now to move on the next topic, that is microeconomics versus macroeconomics. Okay, microeconomics versus macroeconomics. तो हमें माइक्रो एंड मैक्रो के बीच में डिफरेंसेस देखने हैं, और ये ओरिजिन कैसे हुआ वो भी हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइक्रो और मैक्रो है जो नाम कैसे पड़ा, तो इसके बारे में हम अगर डिस्कस करें तो बिफोर 1930 1930 या 1930 से पहले इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन को इकोनॉमिक्स ही कहा जाता था. देन in 1933 a Nobel winner Ragnar Fritz distinguished between micro and macroeconomics. ओके, तो यहाँ पर 1933 के अंदर, इसको करेक्ट कर लेना ढंग से, 1933 के अंदर इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के अलग अलग ब्रांचेस में ब्रेक कर दिया गया. और ये रैगनर फ्रीज नामक एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं जो जिनको नोबेल मिला था, फर्स्ट नोबेल, उन्होंने ये काम है जो किया था. अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. Okay, so माइक्रो इकोनॉमिक्स, फर्स्टली भी हम समझ लेते हैं इसको. माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल decision making units, about
individual decision making units such as consumer, producer, firm, industry, factor, etc. ओके, etc. तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स हैं उसकी ही स्टडी करता है, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। ओके, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स हैं उसके बारे में स्टडी करता है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी अबाउट whole behavior of an economy, or we can say study of economy as a whole। ओके, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो किसके बारे में स्टडी करता है? ये पूरी इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, price level, which is general price level, and total saving, total investment, and next aggregate output, aggregate demand, aggregate supply, etc. ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो मैक्रो वेरिएबल्स है उसके बारे में स्टडी करता है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स ओनली इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की है जो बात करता है। तो यहाँ पर दोनों जो माइक्रो और मैक्रोस वर्ड हैं वो भी ग्रीक लेटर से निकला है। माइक्रो वर्ड, ग्रीक वर्ड micros, that mean small, okay, and macro word macros से निकला है, that means large। ओके ओके, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया जो इकोनॉमिक्स बेसिक इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, और उसके साथ साथ में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमने डिस्कस किया। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिससे है जो आपके एक दो क्वेश्चंस है जो एनटीए में, सीयूईटी में बन सकते हैं, तो आ सकते हैं, तो आप इनको क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। और जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है मैंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने स्कूल में क्लासेस के अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो पढ़ चुके हैं, तो मैं सिर्फ हेल्पफुल और आपकी रिविज़न हो इसके लिए आपको वीडियोस बना के दे रहा हूँ। आप जहाँ तक जिस किसी भी बच्चे तक ये पहुँच सके, आप अपने आगे वाले स्टूडेंट्स, या फिर कहे कि आपकी जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th के एग्ज़ाम नहीं दिए, जो प्रीवियस क्लासेस के अंदर हैं, उनको फॉरवर्ड कीजिए, उनके साथ में है जो इसको शेयर कीजिए। और भी कोई नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि मैं बिल्कुल इजी वे में पढ़ाता हूँ, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा है जो टेक्निकल इंग्लिश नहीं आती है या टेक्निकल हिंदी नहीं आती है, तो उस केस में भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप क्वेश्चंस उसके साथ साथ में स्टिकी नोट बनाइए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए।
डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा और अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका सिलेक्शन होगा। और ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, अभी शुरू किया है तो थोड़े 2-3 दिन में इसका रूटीन हो जाएगा, थोड़ी राइटिंग भी सही हो जाएगी, क्योंकि जो राइटिंग पैड है इस पर लिखने में थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास में जो भी कंटेंट है, आपको बाहर से कुछ नहीं लाना है, आपके पास में जो भी 12th का कंटेंट है उस कंटेंट को अच्छे से पढ़िए और बार बार रिवीजन कीजिए, और जो भी आपके एमसीक्यूज़ हैं वो एमसीक्यूज़ सॉल्व कीजिए। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में होगा और अच्छी रैंक से होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको लगता है कि इसमें कुछ क्वालिटी कंटेंट है, then share with your friends and your classmates. Okay, thank you.